सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज से हम शुरुआत करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो हम बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी। पहला है एंगलर, बी है अरस्तु, सी है लीनियस और डी है थियोफ्रेस्टस। तो वर्गीकी का पिता जिसे कहा जाता है वो है आपके कैरोलस लीनियस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। पहला है लीनियस, बी है थियोफ्रेस्टस, सी है एचिंसन और डी है एंगलर। तो द्विनाम पद्धति यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ का जो द्विनाम पद्धति दिया है वो दिया है आपके कैरोलस लीनियस ने। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? यानी जो वर्ग क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो पहला है भारतीय, बी है जर्मन, सी है स्वीडिश और डी है ब्रिटिश। तो जो क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है वो जो प्रस्तुत किया था वो थे स्वीडिश वैज्ञानिक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुष्पी पादपों को रखा जाता है, यानी जो जिन पौधे में फूल खिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो पहला है क्रिप्टोगैमस, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है फेनरोगैमस और डी है टेरिडोफाइट्स। तो जितने भी पौधे होते हैं जिनमें फल लगता है उनको बेसिकली फेनरोगेमस में रखा जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी फेनरोगेमस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है, यानी इससे पहले हमने क्वेश्चन कहा था कि जो पुष्पी पादप हैं जिनमें फूल लगते हैं, अब ये कह रहा है अपुष्पी पादप यानी जिनमें फूल नहीं बनता है, डायरेक्ट फल बन जाता है सीधे। तो उन्हें किन में रखा जाता है? तो पहला क्रिप्टोगैमस, बी है फेनरोगैमस, सी है ब्रायोफाइट्स में और डी है टेरिडोफाइट्स में। तो जिन पौधों में डायरेक्ट फल लगते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमस। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? इकाई है, यानी जो जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उनकी जो इकाई है यानी जो पहली इकाई है वो क्या है? तो पहला है जीनस, बी है फैमिली, सी है स्पीशीज और डी है आर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीशीज, यानी किसी भी चाहे प्लांट हो या एनिमल हो तो उनकी जो आधारीय इकाई है वो होती है आपकी स्पीशीज यानी जाति। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो पहला है समुद्री जीव, बी है जलीय पौधे, सी है पादप रोग और डी है जड़ विहीन पौधे। तो बेसिकली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो एक प्रकार के जलीय पौधे होते हैं, यानी वो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो जल में उगने वाले पौधे होते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी जलीय पौधे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है,
पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है उनके, यानी जो पौधे होते हैं उनमें जो 2 नाम होता है, माने जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनका 2 नाम किया जाता है। तो 2 नाम कौन-कौन से? एक है वंश तथा जाति, बी है कुल तथा वंश, सी है जाति तथा किस्म और डी है गण तथा कुल। तो द्विनाम पद्धति में पौधों के जो नाम लिखे जाते हैं 2 शब्द में, वो जो होते हैं, वो होता है वंश और जाति। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो वो क्या कहलाते हैं? पहला है आवृतबीजी, बी है अनावृतबीजी, सी है टेरिडोफाइट्स और डी है ब्रायोफाइट्स। तो जिन पौधों में बीज होते हैं किंतु फूल नहीं आते, तो उनको बेसिकली कहा जाता है अनावृतबीजी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी जो बैक्टीरिया हैं उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो पहला है फ्लेमिंग, बी है लिम्बल, सी है टीमिन और डी है लुवेनहाक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटोमी विल लुवेनहाक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी 2014 में आ चुका है, तो हो सकता है ये ग्रुप डी में भी आ जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, यानी वो सभी प्रकार के आहार करते हैं। तीसरा है यानी सी है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। डी है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो जीवाणु के बारे में जो कथन सही है वो है आपका अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, यानी दूसरों पर आश्रित होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। यानी अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि जीवाणु विविध पोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं तो ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जीवाणुओं को पौधों माना गया है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें पौधे भी माना गया है। क्यों माना गया है? इसका कारण क्या है? तो पहला है ये गति नहीं कर सकते, बी है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी है ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी है ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उन्हें पौधे माना गया है क्योंकि इनमें जो गुण होता है पौधों वाला वो होता है इनकी कोशिका भित्ति, यानी जो जीवाणु होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये कठोर होती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो पहला है कोशिका भित्ति, बी है जीव द्रव कला यानी प्रोटोप्लाज्म, सी है राइबोसोम और डी है सूत्रकणिका। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें बेसिकली इन 4 में से जो नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है सूत्रकणिका। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका जो सिंपल आकृति होती है वो क्या होती है? तो पहला है छड़ रूपी यानी बैसिलस, बी है गोल यानी कोकाई, सी है सर्पिल और डी है कामा रूपी या वाइब्रो। तो अधिकतर जो जीवाणु होते हैं तो उनकी जो आकृति होती है वो होती है बेसिकली छड़ रूपी यानी बैसिलस। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर
ए। इन 4 में जो है उनकी आकृति तो होती सभी है, लेकिन जो अधिकतर पाए जाते हैं साधारणतया वो छड़ रूपी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से पूछा है इसमें साधारणतया प्रकृति होती है, तो साधारणता होती है छड़ रूप यानी बेसिलस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं, पहला है गोलाणु, बी है वाइब्रियो, सी है दंडाणु यानी बैसिली और डी है स्पाइरिला। तो जो जीवाणु आकार में जो सबसे छोटे हैं तो उन्हें बेसिकली कहा जाता है कोकाई, यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी गोलाणु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक गोल जीवाणु कहलाता है, पहला है वाइब्रो, बी है बैसिलस, सी है कोकस और डी है स्पाइरिला। तो जो गोल जीवाणु होता है बेसिकली वो कहलाता है कोकस। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, पहला है डिप्लोकोकस, बी है बैसिलस, सी है कोकस और डी है स्पाइरिलम। तो जो सर्पिल आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें बेसिकली स्पाइरिलस या स्पाइरिलम कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो पहला है कवक, बी है लाइकेन, सी है जीवाणु और डी है हरे शैवाल। तो जो वास्तविक केंद्रक है वो बेसिकली जीवाणु में नहीं पाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी बैक्टीरिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? यानी पृथ्वी पर देखा जाए या वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो पहला है शैवाल, बी है कवक, सी है जीवाणु और डी है कीट। तो सर्वाधिक संख्या में जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो हैं आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, यानी बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उनका जो आशय है वो क्या है कि वो प्रकाश संश्लेषी कहलाए जाते हैं। तो पहला है श्वसन मूल के कारण, बी है मध्यकाय के कारण, सी है वर्णकी लवक के कारण और डी है जीर्णधर के कारण। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी होता है उसका जो आशय होता है वो होता है क्लोरोफिल की यानी वर्णकीलक लवक यानी वर्णकी लवक यानी क्लोरोफिल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वर्णकी लवक। तो 20 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पाश्चर प्रसिद्ध हैं, पहला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी है सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, सी है रोगों की चर्म थ्योरी के लिए और डी है शराब के किण्वन के लिए यानी फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो लुई जो पाश्चर थे बेसिकली वो जिसके लिए प्रसिद्ध हुए वो थे रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, पहला है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है माइकोप्लाज्मा और डी है ईस्ट। तो जो सबसे छोटा जीव होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदलते हैं वो कहलाते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं
जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको कैप्चर करके जो है दलहनी फसलों में एकत्रित कर देते हैं। तो वही पूछ रहा है। तो पहला है बी नाइट्रीकरण जीवाणु, बी है सड़ने वाले या सड़ाने वाले जीवाणु, सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, डी है नाइट्रीकारी जीवाणु। तो जो जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन की यौगिक को एकत्रित करके दलहनी फसलों में स्थिरीकरण करते हैं उन्हें बेसिकली कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल ग्रंथियों यानी रूट नोडुल्स में पाई जाती हैं। तो पहला है कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, बी है केवल कुछ लेगुमिनसी पादपों में, सी है सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, डी है सभी पौधों में। तो रूट नोडुल्स जो होती हैं वो बेसिकली पाई जाती हैं कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, यानी जितने भी लेगुमिनस मतलब होता है दलहनी पौधा, तो जो मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं वो बेसिकली अक्सर अक्सर करके जितने भी दलहनी फसलें हैं उनमें पाई जाती हैं तथा कुछ मात्रा में अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु नहीं रह जाते। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि अचार जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, तो उनमें क्या होता है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो न खराब होने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? तो पहला है ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। बी है अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सी है लवण यानी नमक जनन का संदमन करता है। और डी है जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली जो अचार नहीं खराब होता है उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है कि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो पहला है कोरोनी बैक्टीरियम, बी है एस्चेरिचिया कोलाई, सी है वाइब्रियो कैलोरी और डी है बैसिलस एंथेसिस। तो मानव की जो आंत होती है यानी जो मानव का इंटेस्टाइन होता है उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो पाया जाता है आपका एस्चेरिचिया कोलाई। इसी को कहते हैं ई कोलाई, ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। यानी एक हिसाब से ये भी सोच सकते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो पहला है साल्मोनेला, बी है माइकोबैक्टीरियम, सी है डिप्लोकोकस और डी है स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है वो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। यानी जो भोजन होता है उसमें विषाक्तता यानी विषाक्तता मतलब होता है जहर, यानी जो भोजन है उसमें जहर की मात्रा कम उत्पन्न होने लगती है। तो पहला है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, बी है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, सी है साल्मोनेला टाइफोसी द्वारा, डी है बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो है भोजन में अजीब सी महक आने लगती है, यानी स्मेल करने लगता है। तो वो क्या होता है उसमें जो है पॉइजनस जो है हो जाता है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, यानी जो एंटीबायोटिक्स दवा होती है वो अधिकांश किससे प्राप्त की जाती है? तो पहला कवकों से, बी है विषाणुओं से, सी है जीवाणुओं से और डी है आवृतबीजी पौधों से। तो अधिकांशतः जो एंटीबायोटिक जो दवा होती है या मेडिसिन वो बेसिकली जीवाणुओं से प्राप्त की जाती है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक जीवाणु की कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? पहला है 4, बी है 16, सी है 8 और डी है 64। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक होता है? यानी खेतों में नाइट्रोजन के यौगीकरण में जो फसल होती है वो कौन सी सहायक होती है? तो पहला है चावल, बी है गेहूं, सी है फली और डी है मकई। तो अगर खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो आप लोग जितने भी दलहनी पौधे हैं उनको अगर बो देंगे तो खेतों में जो है नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी फली। फली में अधिकतर क्या होता है? फली में अधिकतर दलहनी फसलें शामिल की जाती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या कार्य है? पहला है ऑक्सीजन का अवशोषण, बी है जीवाणुओं का पोषण, सी है जड़ों को लाल रखना और डी है प्रकाश का अवशोषण। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बेसिकली जो इसका कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? पहला है जीवाणु, बी है कवक, सी है विषाणु और डी है शैवाल। तो चाय की पत्तियां जब सुखाई जाती हैं तो उसी को क्यूरिंग कहते हैं। तो उसमें बेसिकली जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जीवाणु। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? पहला है राइजोबियम, बी है एजोटोबैक्टर, सी है एसिटोबैक्टर और डी है इनाबीना। तो अगर मृदा में धान की अगर पैदावार बढ़ानी है तो बेसिकली इनाबीना यानी नॉन स्टॉक इनाबीना होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी प्रशीतन मतलब होता है जो भी फ्रीज या वगैरह होती हैं या कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो उनमें खाद्य सामग्री रखने से जो खाद्य की सुरक्षा मिलती है वो क्यों हो बचती है खाद्य सुरक्षा? तो पहला है जीवाणुओं को मारकर, बी है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, सी है एंजाइम क्रिया नष्ट कर और डी है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो जितने भी फ्रीजर होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो जल्दी नहीं खराब होता है। इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है जो जैव रासायनिक यानी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वो धीमा हो जाता है। तो इसलिए जो खाद्य होता है खाद्य पदार्थ वो खराब नहीं होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? पहला है एसिटोबैक्टर, बी है बेसिलस, सी है ल्यूकोनोस्टोक और डी है लैक्टोबैसिलस। तो दूध से जो दही जमाने में जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु।
तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? पहला है प्रोटोजोआ, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस और डी है निमेटोड। तो दूध का जो खट्टा होना होता है वो होता है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, यानी जो दूध होता है वो दही के फॉर्म में जमा हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो पहला है माइकोबैक्टीरियम के कारण, बी है स्टेफिलोकोकस के कारण, सी है लैक्टोबैसिलस के कारण और सी है खमीर यानी ईस्ट के कारण। तो दूध से दही में बनने की जो प्रक्रिया होती है बेसिकली वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होती है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? पहला है राइजोबियम, बी है जेंथोमोनास, सी है एजिट्रोबैक्टर और डी है स्यूडोमोनास। तो सहजीवी नाइट्रोजन में जो यौगिकरण का जीवाणु है वो है राइजोबियम। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? पहला है स्टॉकमैन, बी है इवानोव्स्की, सी है स्टेनले और डी है स्मिथ। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने की है वो है इवानोव्स्की ने। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विषाणु माने जाते हैं, पहला सजीव पदार्थ, बी है निर्जीव पदार्थ, सी है सजीव और निर्जीव के बीच की ट्रांजिशनल ग्रुप, डी है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो जो वायरस होते हैं बेसिकली वो सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि अगर जो वायरस होते हैं अगर उनको वैसा अनुकूलन पर्यावरण नहीं मिला, अनुकूल पर्यावरण, तो वो क्या होते हैं वो मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको उगने के लिए या ग्रोथ करने के लिए जो पर्याप्त वातावरण मिल जाता है तो वो क्या होते हैं वो सजीव की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए जो वायरस होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो 41 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? पहला है शैवाल, बी है विषाणु, सी है लाइकेन और डी है जीवाणु। बेसिकली जो एंजाइम नहीं होता है वो होता है आपका वायरस में। तो 42 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टीएमबी शब्द संबंधित है, यानी जी टीएमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टोबैको मोजेक वायरस। तो पहला है जीव उत्पत्ति से, बी है विषाणुओं से, सी है जैव विकास से और डी है विषाणुओं के प्रजनन से। तो जो टीएमबी शब्द संबंधित है वो है आपके वायरस से, क्योंकि जो टीएमबी यानी टोबैको मोजेक वायरस होता है बेसिकली ये तंबाकू में लगता है। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, पहला है जीवाणु से, बी है कवक से, सी है विषाणु से और डी है प्रोटोजोआ से। तो जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो वायरस से संबंधित होता है। तो 44 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, पहला है मम्स, बी है हाइड्रोफोबिया, सी है पीलिया और डी है चेचक। तो अगर कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया है तो उसमें जो है वायरस फैल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो जिसको कुत्ते ने काटा है
वो बेसिकली पानी से डरने लगता है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी जो पानी से डर जाए उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी हाइड्रोफोबिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चेचक के टीके का विकास किया था। पहला है मिल्स्टीन ने, बी है लुई पास्चर ने, सी है एडवर्ड जेनर ने और डी है वाक्समैन ने। तो चेचक के टीका यानी खोज जिसने की है वो की है एडवर्ड जेनर ने। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एडवर्ड जेनर ने खोज की। पहला है टीबी का टीका, बी है पोलियो का टीका, सी है एड्स का टीका और डी है चेचक का टीका। तो एडवर्ड जेनर ने बेसिकली चेचक के टीके की खोज की है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विषाणु वृद्धि करता है, यानी जो वायरस है वो किस प्रकार वृद्धि करता है यानी ग्रोथ करता है। तो पहला है मृत शरीर में, बी है जीवित कोशिका में, सी है पानी में और डी है चीनी के विलयन में। तो जो विषाणु जो वृद्धि करता है वो करता है जीवित कोशिकाओं में। तो 48 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी जीवित कोशिका में। अगर वही अगर वायरस को अगर उसको ग्रोथ करने के लिए जो वातावरण है वो नहीं मिलता है तो वो हमेशा मृत रहता है, लेकिन जैसे ही वो वातावरण प्राप्त कर लेता है तो वो जीवित हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि विषाणु जो वृद्धि करेगा वो हमेशा जीवित कोशिका में यानी लिविंग सेल में ग्रोथ करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। अभी हमने बताया कि वायरस के बारे में। तो पहला है इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, बी है ये वृद्धि कर सकते हैं, सी है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, डी है ये गुणन कर सकते हैं। तो विषाणु नॉन लिविंग माने जाते हैं। इसका जो रीजन है वो होता है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी ये समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। अगर वातावरण के अनुरूप मिला तो ये ग्रोथ करेंगे, नहीं तो ये डेड रहेंगे। तो इसी इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइज। तो 49 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पहला है कवकों में, बी है स्लाइडम मोल्डस में, सी है विषाणुओं में और डी है जीवाणुओं में। तो जो एंजाइम होते हैं बेसिकली वो वायरस में नहीं पाए जाते हैं। तो 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एड्स का कारण है, यानी जो एड्स है उसका क्या कारण है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, आई से होगा इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका कारण क्या है। तो पहला है T4 लिम्फोसाइट की कमी, बी है राइबोफ्लेविन की कमी, सी है उच्च रक्तचाप, डी है जीवाणु संक्रमण। तो एड्स बेसिकली किस कारण होता है, ये होता है मनुष्य में जब T4 लिम्फोसाइट की जो कमी हो जाती है तो इसके कारण एड्स रोग हो जाता है। क्योंकि जो T4 लिम्फोसाइट सेल होती हैं ये जितने भी बाहर से जो एंटीजन आते हैं तो उनको मारने की क्षमता रखती हैं। तो इसीलिए जब T4 लिम्फोसाइट की जब कमी होने लगती है तो वो शरीर में जो बाहर से रोग आ जाते हैं वो शरीर की सेल में हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए एड्स का जो कारण होगा वो हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट की कमी। तो 51 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। HIV द्वारा होने वाला रोग है। पहला है क्षय रोग, बी है आंतशक, सी है कैंसर, डी है एड्स। तो HIV से जो रोग होता है वो होता है आपका एड्स। तो 52 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एड्स जिस वायरस के कारण होता है
उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जो एड्स रोग है वो होता है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? तो पहला है एक स्टैंडर्ड डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बी है एक स्टैंडर्ड वृत्तीय डीएनए, सी है द्वि स्टैंडर्ड डीएनए यानी डबल हेलिकल डीएनए सॉरी आरएनए, और डी है द्विक स्टैंडर्ड डीएनए यानी डबल हेलिकल डीएनए। तो एड्स जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो 53 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एड्स का कारण है, पहला है बैक्टीरिया, बी है फफूंदी, सी है वायरस और डी है अमीबा। तो एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, तो 54 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इबोला क्या है? एक कवक है, एक बैक्टीरिया है, सी है प्रोटोजोआ है और डी है एक वायरस है। तो जो इबोला होता है वो क्या होता है? एक वायरस होता है, तो 55 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एड्स फैलता है, यानी जो एड्स रोग होता है वायरस के द्वारा वो किसके माध्यम से फैलता है? तो पहला हाथ मिलाने से, बी है कीटों से, सी है श्वास संपर्क से और डी है शारीरिक संपर्क से। तो एड्स जो फैलता है वो फैलता है आपका शारीरिक संबंध बनाने से, तो 56 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसके साथ ही एड्स जो और कारण है वो होता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर एड्स रोग है तो उसका ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उससे भी एड्स हो सकता है। एक और रीजन है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग है तो जो इंजेक्शन होता है वही इंजेक्शन एड्स वाले व्यक्ति को लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए तब भी एड्स रोग हो सकता है। तो ये मेजर 3-4 कारण हैं जिससे एड्स फैलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विषाणु में क्या होता है? यानी जो वायरस होते हैं उनमें क्या-क्या होता है? तो पहला है प्रोटीन और लिपिड, बी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, सी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होते हैं उनमें बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, तो 57 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सार्स क्या है? पहला संगठन है, बी है युद्धपोत है, सी है विषाणु जनित रोग है, डी है संचार प्रणाली है। तो अभी जब 2020 में जब कोरोना आया था तो सार्स कोविड 2.0 यानी कोरोना यही एक था। तो जो कोरोना था वो एक प्रकार का वायरस था, तो वही है सार्स भी क्या है? एक वायरस है, तो 58 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी यानी वायरस जनित रोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? पहला है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है कवक और डी है शैवाल। तो खसरा जो रोग होता है वो बेसिकली होता है वायरस के कारण, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? पहला है चेचक, बी है यक्ष्मा यानी यक्ष्मा को इसी को कहते हैं टीबी, सी है मलेरिया और डी है हैजा। तो इन चार में से जो वायरस के कारण होता है वो होता है आपका चेचक, तो 60 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? पहला है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ और डी है विषाणु। तो पशुओं में जो फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो होती है आपकी वायरस के द्वारा, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आलू में मोज़ेक रोग यानी पोटैटो मोज़ेक डिजीज कारक का तत्व है। पहला है वायरस, बी है जीवाणु, सी है फफूंदी और डी है शैवाल। तो आलू में जो मोज़ेक डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है। तो 62 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? पहला है कवक, बी है लाइकिन, सी है जीवाणु और डी है शैवाल। तो जो शैवाल विज्ञान है उसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला है काइटिन, बी है सुबेरिन, सी है सेलुलोज और डी है क्यूटिन। तो जो शैवाल होते हैं यानी एल्गी जो होते हैं उनकी जो शैवाल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? पहला है यूक्लोरोइला, बी है नोस्टॉक, सी है यूलोथ्रिक्स और डी है स्पाइरोकाइरा। तो जो हाइड्रा एक प्रकार का जलीय जीव होता है उसमें जो सहजीवी संबंध है के में जो शैवाल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका यूक्लोरेला। तो 65 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है। पहला है कवकों के कारण, बी है आवृतबीजियों के कारण, सी है शैवालों के कारण और डी है ब्रायोफाइटा के कारण। तो सारगैसो एक समुद्र है बेसिकली जो है शैवालों के कारण पड़ा है नाम। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गलगंड रोग यानी इसी को कहते हैं घेंगा रोग बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग वो कुछ समुद्री खरपतवार जो है खाने से इलाज हो सकता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो पहला है सल्फर, बी है आयोडीन, सी है कैल्शियम और डी है फास्फोरस। तो समुद्री खरपतवार में बेसिकली आयोडीन पाया जाता है जिससे क्या होगा गलगंड रोग या घेंगा रोग जो है से बचा जा सकता है। तो 67 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? पहला है एक्टोकार्पस, बी है लेमिनेरिया, सी है ओडोगोनियम और डी है यूलोथ्रिक्स। तो आयोडीन इन चार में से जिस शैवाल में पाई जाती है वो है आपका लेमिनेरिया। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। केल्प प्राप्त होता है? पहला है समुद्री शैवालों से, बी है लाइकेन से, सी है शैवालों से और डी है जलीय शैवालों से। तो जो केल्प होता है बेसिकली वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। तो 69 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? पहला है तितली, बी है शैवाल, सी है मशरूम और डी है टिड्डा। तो इन चार में से जो स्वपोषित है वो है आपका शैवाल। तो 70 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी स्वयं से ये भोजन अपना बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल अपना भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? पहला है राइजोबियम, बी है एजोला, सी है नील हरित शैवाल और डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो जैव उर्वरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ये तीनों।
यानी राइजोबियम, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। पहला है यूलोथ्रिक्स, बी है स्पायरोगारा, सी है क्लोरेला और डी है ओटोगोनियम। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन पूर्ति के लिए जिस एक कोशिकीय शैवाल का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका क्लोरेला। तो 72 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला है मांस, बी है शैवाल, सी है कवक और डी है जीवाणु। तो जो लाल सागर है जो बेसिकली भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो पाया जाता है यानी अलग करता है, तो उसका जो लाल रंग होता है वो होता है आपका एलगी के कारण। तो 73 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी यानी शैवाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एगार एगार किससे तैयार होता है? पहला है शैवाल से, बी है लाइकेन से, सी है कवक से और डी है ब्रायोफाइटा से। तो जो एगार एगार होता है वो आपका शैवाल से तैयार किया जाता है। तो 74 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? पहला है एल्गी, बी है फंजाई, सी है मासेस और डी है फर्न। तो वनस्पति जगत में जो गैर हरित विषमपोषी पौधे होते हैं वो आपके होते हैं फंजाई। तो 75 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला है लिपिड्स, बी है प्रोटीन, सी है सेलुलोज और डी है काइटिन एवं हेमीसेलुलोज। तो ये जो कवक होते हैं बेसिकली इनकी जो सेलवाल होती है वो काइटिन और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? पहला है ग्लाइकोजन के रूप में, बी है तेल कायों के रूप में, सी है स्टार्च के रूप में और डी है एल्कोहल के रूप में। तो कवक जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ को संचित करके रखते हैं। तो ये जिस फॉर्म में होता है वो होता है इनका ग्लाइकोजन के रूप में। तो 77 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, डी है मृतोपजीवी। तो जो कवक होते हैं बेसिकली वो होते हैं विविधपोषी। तो 78 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है यानी जो माइकोराजा होता है तो ये सहजीवी संबंध किन किन के बीच दर्शाता है? तो पहला है शैवाल और ब्रायोफाइटा, बी है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, सी है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच, डी है शैवाल तथा कवकों के बीच। तो जो माइकोराजा होता है बेसिकली वो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो 79 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वृक्षों की छालों यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं जिन पे हरा हरा सा या हरे हरे से कवक लगे होते हैं। तो जो ये कवक उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला है कॉर्टिकोकल्स, कॉर्टिकोकल्स, बी है जूफिलस, सी है सक्सिकोलस और डी है क्रोपोफिलस। तो वृक्षों यानी पौधों पे जो कवक उगते हैं
उन्हें बेसिकली कोर्टिकोलस कहा जाता है। तो 80 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। पहला है सक्सिकोलस, बी है टेरिकोलस, सी है कोर्टिकोलस और डी है कोप्रोफिलस। तो जो गोबर होता है उस पे जो कवक उगते हैं वो कहलाते हैं आपके कोप्रोफिलस। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पहला है शैवाल, बी है ब्रायोफाइट्स, सी है टेरिडोफाइट्स और डी है कवक। तो जो क्लोरोफिल होता है वो आपके फंजाई यानी कवक में नहीं पाया जाता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है। पहला है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा, बी है फ्यूजेरियम मोरिलाफॉर्म द्वारा, सी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस द्वारा और डी है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो आलू का जो लेट ब्लाइंड रोग होता है वो होता है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। तो 83 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। पहला है राइजोपस स्टोलनिफर, बी है जाइगो सेक्रोमाइसीस, सी है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, डी है सैक्रोमाइकोडिस लुड्डू की जई। तो डबल रोटी बनाने में जो कवक का प्रयोग किया जाता है वो है आपका साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी। तो 84 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पेनिसिलियम क्या है, यानी जो पेनिसिलिन होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो पहला है वायरस, बी है शैवाल, सी है कवक और डी है जीवाणु। तो जो पेनिसिलियम होता है बेसिकली वो आपका कवक से प्राप्त किया जाता है। तो 85 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पहला है चार्ल्स गुडियर, बी है माइकल फराडे, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी है विलियम हार्वे। तो जो पेनिसिलिन है उसकी जो खोज की है वो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 86 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आर्गोट किससे प्राप्त होता है। पहला है राइजोबियम, बी है क्लेप्सीसेप्स, सी है फाइटोमोनस और डी है एल्ब्यूगो। तो जो अर्गोट होता है वो बेसिकली आपका कोयली सेप से प्राप्त किया जाता है। तो 87 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। पहला है पेनिसिलियम एक्सपेंशन से, बी है पेनिसिलियम क्रायोसोजुनम से, सी है पेनिसिलियम नोटोटम से और डी है पेनिसिलियम कोइलीफॉर्म से। तो जो इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन होता है वो बेसिकली प्राप्त किया जाता है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजोनम से। तो 88 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ईस्ट में कायिक जनन होता है। पहला है मुकुलन द्वारा, बी है एकाइनिड्स द्वारा, सी है एप्लानोस्पोर्स द्वारा और डी है स्कोस्पोर्स द्वारा। तो जो कवक होते हैं उनमें जो जनन होता है वो होता है आपका बडिंग द्वारा यानी मुकुलन द्वारा। तो 89 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। इसका जो कारण है वो क्या है। तो पहला है ईस्ट में बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, बी है
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। सी है ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल होता है। डी है ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाता है। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। तो 90 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? पहला है म्यूकर, बी है पेनिसिलियम, सी एगेरिकस और डी है राइजोपस। तो खाने में जो कवक प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका एगेरिकस। तो 91 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। LSD किससे प्राप्त होता है? पहला है जीवाणु, बी है कवक, सी है 2,4-D और डी है एल्कोहल। तो जो LSD होता है वो कवक से प्राप्त किया जाता है। तो 92 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिस, बी है एस्परजिलस, सी है पेनिसिलियम और डी है बेसिलस। तो जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, सॉरी, जो प्रतिजैविक होता है वो बेसिकली प्राप्त होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो 93 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? पहला है ल्यूवेनहाक, बी है बर्क होल्डर, सी है ए फ्लेमिंग और डी है वाक्समैन ने। तो जो एस्ट्रो सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसे जिसने पृथक किया है वो किया है वाक्समैन ने। तो 94 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। टिक्का रोग यानी टिक्का रोग किसमें होता है? पहला है चावल, बी है ज्वार, सी है गन्ना और डी है मूंगफली। तो जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली में लगता है। तो 95 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पहला है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक और डी है निमेटोड। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो बेसिकली कवक के द्वारा होता है। तो 96 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। समान खाद्य छत्रक क्या होता है? पहला है कवकीय बीजाणुओं का कुंज पुंज, बी है कवक तंतु यानी हाइफा का प्रकार, सी है कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल और डी है अलैंगिक जीवाणु पैदा करने वाली प्रयुक्त संरचना। तो जो छत्रक होता है वो बेसिकली कवक होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में बने होते हैं। तो 97 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मशरूम क्या है? पहला है कवक, बी है पौधा, सी है पशु और डी है बैक्टीरिया। तो जो मशरूम होते हैं वो बेसिकली कवक होते हैं। तो 98 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? तो पहला है टेरामाइसिन, बी है नियोमाइसिन, सी है पेनिसिलिन और डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो प्रथम प्रयुक्त जो एंटीबायोटिक है वो है आपका पेनिसिलिन। तो 99 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? पहला है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटोजोआ और डी है निमेटोड। तो जो एथलीट फुट होता है वो बेसिकली आपकी कवक से उत्पन्न बीमारी है। तो 100 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो आज 100 क्वेश्चन हो गए हैं। कल फिर मिलेंगे 100 क्वेश्चन के साथ।
आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।